गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन विद सुमित तिवारी में। मैं सुमित तिवारी आज आप सभी को कक्षा 10 की फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि प्रकाश के पार्ट 4 के बारे में बताऊंगा। पार्ट 4 के बारे में आज डिस्कस करेंगे और पार्ट 4 में हम प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट एंड अभिसारी प्रकृति कहने का मतलब कन्वर्जेंट और अभिसारी प्रकृति यानी कि डाइवर्जेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले 3 वीडियो में यानी पिछले 3 पार्ट में मैंने इस प्रकाश किरण को प्रकाश के बारे में बताया था। प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन का नियम क्या है और प्रकाश की प्रकृति क्या है, गोली दर्पण क्या है और गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में जैसे कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, द्वारक सबके बारे में मैंने आपको फुल डिस्कस यानी कि पूरा डिटेल में बताया था। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ लिंक दिया रहेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये प्रकाश की किरण क्या होती है। तो आप प्रकाश किरण की क्या परिभाषा देंगे? प्रकाश की परिभाषा तो आपको पता है, लेकिन प्रकाश की किरण क्या होती है? तो आप कह सकते हैं कि किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है, प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है प्रकाश की किरण कहलाता है। क्या कहेंगे कि किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है वही प्रकाश की किरण कहलाता है। ठीक है, रे ऑफ लाइट कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश पुंज क्या होता है, बीम्स ऑफ लाइट क्या होता है। तो आपको बताना है बीम्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज के बारे में। तो आप कहेंगे यदि किसी निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में जाने वाली समस्त प्रकाश की किरणों के समूह को, एक ही दिशा में जाने वाले समस्त प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जी हाँ, एक ही दिशा में प्रकाश जाना चाहिए और उनका जो समूह होगा वही आपका प्रकाश पुंज कहलाएगा। ठीक है, यानी कि बीम्स ऑफ लाइट कहलाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अभिसारी प्रकृति क्या होती है। अभिसारी कहने का मतलब कन्वर्जेंट क्या होता है। अभिसारी कहने का मतलब अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभिसारी का मतलब ये होता है कि एक ही बिंदु पे आके समस्त प्रकाश किरणों का मिलना। याद रखना कि अभिसारी का मतलब होता है एक ही बिंदु पे आकर समस्त प्रकाश किरणों का मिलना। यानी कि यदि समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे आकर मिल रही हो तो वह अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई प्रकाश किरण हो, ऐसे प्रकाश किरण आ रही है, समस्त प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ये प्रकाश किरण कहाँ एक ही बिंदु पे आके मिले, ये समस्त प्रकाश किरण एक ही बिंदु पे आके मिले तो ये आपका अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसका और अच्छे से मैं बता रहा हूँ फिगर और अवतल दर्पण के जरिए और उत्तल दर्पण के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सपोज दैट मैंने एक दर्पण बनाया, ये दर्पण क्या है कि यह मैंने पेंट कर दिया, उभरा हुआ तल पेंटेड है तो इसका मैंने नाम दिया M1 और M2। M1 M2 इसलिए दिया क्योंकि ये द्वारक है, M1 M2 द्वारक है, M का मतलब मिरर होता है। ठीक है, और इसका ये ध्रुव होगा, ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका कुछ सेंटर भी होगा तो इसका सेंटर ये केंद्र है और इसका कुछ क्या होगा, फोकस भी यही होगा। मैंने बताया था कि वक्रता केंद्र, इसको हम वक्रता केंद्र से भी बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और ये इसका क्या होगा, तो ये इसका फोकस होगा यार। तो मैंने आपको एक चीज और बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर
जाने वाली समस्त प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात फोकस से होकर आती है। अगर मैं एक और प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजता हूँ तो ये परावर्तन दर्पण से परावर्तन पश्चात ये भी कहाँ से होकर आएगा, तो ये भी फोकस से होकर आएगा ऐसे। ठीक है, देखते जाइए आप। अगर आप एक और प्रकाश किरणों को सपोज दैट मैंने ये प्रकाश किरणों को ऐसे भेजा समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, तो ये यहाँ से टकराएगी तो परावर्तन पश्चात क्या होगा, ये परावर्तन पश्चात ये भी कुछ फोकस से ही होकर जाएगा। ठीक है, ऐसे जितने भी प्रकाश किरणों को अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो परावर्तन पश्चात फोकस से ही होकर जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, देखिए हमें इससे ये पता चल रहा है कि अगर मैं इसको इरेज करूं धीरे से, आप देखते जाइए मैं इरेज क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वही परावर्तित किरणों को इरेज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ऐसे इरेज कर दूं, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ आप देखिए जितने भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई थी, जितने भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई थी वो परावर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पे आके मिल रही है, मतलब एक ही बिंदु पे आके मिल रही है। तो एक ही समस्त प्रकाश किरणों का एक ही बिंदु पे मिलना अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, इसी को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, मतलब समस्त प्रकाश किरणों का एक ही बिंदु पे आके मिलना अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। और एक चीज ध्यान देना, ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो ये आपका अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है, आपसे पूछेगा अवतल दर्पण की प्रकृति, तो अवतल दर्पण की प्रकृति अभिसारी प्रकाश पुंज की तरह होता है। मतलब अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक ही केंद्र पर गिराता है, यानी कि एक ही बिंदु पे समस्त प्रकाश किरणों को गिराता है या मिलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि हमें किसी प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पे गिराना है तो हमें किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए, तो आप कहेंगे सर अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण सभी प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पे आके मिलाता है। तो ये थी अभिसारी प्रकृति। अब जानेंगे कि अपसारी प्रकृति क्या होता है। देखो, अपसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को अपसरित करना। अपसरित का मतलब प्रकाश किरणों को फैला देना, सभी दिशाओं में प्रकाश किरणों को फैला देना। इसकी एक परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि समस्त प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, यदि समस्त प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, तो ये आपका अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। यदि समस्त प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो तो यह प्रकृति आपकी अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक, इसको आप दर्पण के नजरिए से कैसे देखेंगे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज दैट यहाँ पे मैं लेता हूँ एक चित्र बनाता हूँ। मैंने क्या किया, ये मैंने दर्पण बनाया, 2 मिनट, हाँ, ये मैंने एक दर्पण बनाया ऐसे, उत्तर दर्पण के लिए ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये दर्पण को मैंने पेंट कर दिया, दबा हुआ तल पेंटेड है इसका, इसलिए परावर्तन उभरे हुए तल से होगा और ये आपका उत्तल दर्पण होगा। ये कौन सा दर्पण है, ये भाई उत्तल दर्पण है, आप लिख देंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इसका नाम दे देंगे हम M1 और M2। अब इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, इसका मध्य बिंदु आपका ध्रुवी कहलाएगा। अब ये गोला है तो गोले का कुछ न कुछ केंद्र होगा, ये गोले का केंद्र है। ठीक है, सपोज दैट ये गोले का आपका केंद्र है, तो केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं ना। अब आप ये देखिए कि इसका जो दबा हुआ तल है वो तो पेंटेड है। अब जब इसका ये केंद्र होगा तो इसका फोकस भी कुछ इधर ही होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका दबा हुआ तल पेंटेड है, तो परावर्तन उभरे हुए तल से होगा उत्तल दर्पण में। तो यदि मैं प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर भेजता हूँ तो आपको मैंने एक रूल बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ये देख लीजिए लाइन सीधा समांतर नहीं हो पा रहा क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है, तो समांतर होगी, ध्यान देना। ठीक है, तो यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को गुजारा जाता है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती है, लेकिन इसका दबा हुआ तल क्या है, पेंटेड है, इसलिए फोकस से नहीं आ पाएंगी। ये यहाँ टकराएंगी
और टकराने के पश्चात ऐसे उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा, एक और प्रकाश किरणों को में और जाना कहाँ चाहिए, इसको तो फोकस से होकर जाना चाहिए अगर अनुमान लगाए तो। ठीक है, फिर एक और प्रकाश किरणों को मैंने गुजारा मुख्य अक्ष के समांतर, तो अभी मैंने देखा कि ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात ऐसे चली गई। ठीक है, जाना कहाँ से, फोकस से होकर जाना चाहिए। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि मैं आभास कर रहा हूँ कि इसको फोकस से होकर जाना चाहिए। ठीक है, मैंने एक और प्रकाश किरणों को क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा, ये भी ऐसे फैल गया और यहाँ से मैंने भेजा समस्त प्रकाश किरणों को तो ये फैल गए। ठीक है, कहाँ आई, ये यहाँ से टकरा के उसी माध्यम वापस लौट आई, परंतु जाना कहाँ चाहिए, फोकस से होकर जाना चाहिए। ठीक है, तो एक और प्रकाश किरणों को अगर मैं ऐसे भेजता हूँ मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए परावर्तित हो जा रहा है, उसी माध्यम वापस लौट आ रहा है। जाना कहाँ से चाहिए, तो फोकस से होकर जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि समस्त प्रकाश किरणों को फोकस से होकर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति ये आती है कि उत्तल दर्पण जो होता है समस्त प्रकाश किरणों को फैलाने का काम कर रहा है। देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे गई, फैल गई, ये प्रकाश किरण ऐसे गई, परावर्तित हो गई, ये ऐसे गई, परावर्तित हो गई। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि अवतल दर्पण जो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण तो प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पे मिला रहा है, जबकि उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश किरणों को फैला देता है। जी हाँ, तो प्रकाश किरणों को फैलाने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम कहेंगे अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट। तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरणें, यदि समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से फैले, एक ही बिंदु से आगे की ओर फैले, तो वो क्या होगा, वो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। या आप कह सकते हैं यदि समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, जैसे कि अभी मैंने समझाया, यदि समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, ऐसे एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, तो ये प्रकाश अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे एक क्वेश्चन क्या पूछेगा, उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण की प्रकृति क्या होती है, तो आपको ध्यान देना है उत्तल दर्पण समस्त प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है और अवतल दर्पण समस्त प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पे मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।